विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 4, जिले के अपराधियों से मामूली टकराव। जब मैं पिछली बार यहां से गुजरा था, मिस्टर लग ने कार की पिछली सीट से कब्र जैसी आवाज में कहा, तो पुलिस वैन में था। मुझे वो वक्त अच्छे से याद है क्योंकि मुझे 3 महीने की सख्त सजा हुई थी। पर मजा तो मजिस्ट्रेट के साथ हुआ। मैं गलत आदमी निकला और वो अलीबी सच में कुछ काम का था, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं। भैरवनाथ मुखर्जी जो ड्राइविंग कर रहा था, बिना पीछे देखे बोला, काश तुम चुप हो जाओ लग। हम शायद ऐसे घर जा रहे हैं जहां असली नौकर होते हैं। तुम्हें तहजीब से पेश आना पड़ेगा। नौकर? मिस्टर लग ने नाराज होकर कहा, मैं ही तो इस टीम का असली जेंटलमैन नौकर हूं, ये मैं तुम्हें बता दूं, और मैं किसी की बकवास नहीं सुनने वाला। मिस्टर पटेल जानते हैं मैं कौन हूं। मैंने आज सुबह उन्हें शेव करते हुए बता दिया था कि मैं पहले गला काटने वाला था। प्रतीक भाई जो भैरवनाथ मुखर्जी के पास सामने बैठा था, हंस पड़ा। लग और शूजान मेरे पिता के पुराने बटलर, दोनों की अच्छी निभेगी, उसने कहा। शूजान का भी जवानी में बड़ा तूफानी दौर रहा है, हालांकि उनका परिवार तो सालों से हमारी देखभाल करता आया है। उसका नाम कहीं भोंबोल तो नहीं? मिस्टर लग की आवाज में हल्की दिलचस्पी झलकी। एक पतला सा आदमी, नाक थोड़ी टेढ़ी और भयंकर देहाती लहजे में बोलता था। हां वही, प्रतीक भाई ने सीट से मुड़कर हैरानी से कहा। क्या तुम उसे जानते हो? लग ने नाक सिकोड़ी और सिर हिलाया। हम उसे पार्क हर्स्ट का प्रिंस कहते थे, याद है? उसने कहा और फिर विषय वहीं खत्म कर दिया। प्रतीक भाई ने भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा। तुम दोनों बड़ी अजीब जोड़ी हो, उसने कहा। बिल्कुल नहीं, कार चला रहा वह पीला सा नौजवान बोला। जब से हमने फ्रेंच बोलना सीखा है, हम किसी भी सोसाइटी में बिना शर्म के जा सकते हैं। उन्हें लग का टेस्टिमोनियल कोट करना चाहिए, मुझे यकीन है वही लिखा होगा उसने। प्रतीक भाई हंसा और बातचीत थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ गई। वे मुख्य बॉम्बे कोलकाता रोड पर तेजी से जा रहे थे, ठीक 36 घंटे बाद, जब पटेल प्रिंसप घाट के पास भैरवनाथ मुखर्जी के फ्लैट में आ पहुंचा था। अनिच्छा से उसने अपने आप को होस्ट और अविश्वसनीय लुग के भरोसे छोड़ा था, और अब वह पहले जैसी थकी मांदी और अस्त व्यस्त हालत में नहीं था। भैरवनाथ मुखर्जी से पहली मुलाकात के बाद उसने खुद को पूरी तरह उस अजीब नौजवान के हाथों सौंप दिया था। बॉम्बे से निकलते वक्त भी रोमांच कम नहीं था। उसे फ्लैट से एक सर्विस लिफ्ट के जरिए एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में लाया गया जो रीजेंट स्ट्रीट की ओर खुलता था, और वहां से बड़ी तेज रफ्तार में बेंटली से ले जाया गया। उसे इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर उसका मेजबान कोई सनकी नहीं निकला तो सचमुच का खतरा सामने है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की शांत आवाज ने उसकी सोच में खलल डाला। बिना ज्यादा टांग अड़ाए पूछ रहा हूं, उसने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि अपने पिता से फिर से घुलना मिलना कोई बड़ी समस्या होगी? मुझे लगता है इस वक्त यह एक अहम बात है। लड़के ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता, उसने कहा। असल में तो मेरी ही जिद थी जो मुझे वापस जाने से रोकती रही। वह चुप हो गया, जैसे आगे कुछ कहने में हिचक रहा हो। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कुछ कहने ही वाले थे, शायद कोई कूटनीतिक जवाब देने के लिए, लेकिन लुग फिर से बोल पड़ा। अगर बात किसी औरत की है तो इसे बता दो, इसे भी झटका लग चुका है, उसने दुख भरे स्वर में कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बिल्कुल चुप रहा। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। वे रास्ते में किसी छोटे कस्बे से गुजर रहे थे और उसने कार को एक पुरानी ट्यूडर स्टाइल की सजी संवरी सराय के पास रोक दिया। भीतर का भैरवनाथ मुखर्जी विरोध कर रहा है, उसने कहा। हमें खाना चाहिए। लुग, तुम कहीं गायब हो जाओ। ठीक है, लुग ने कहा। उसे अपने मजाक की गलती का एहसास था, इसलिए उसने एक तरह की चुनौतीपूर्ण मुद्रा अपना ली थी। जब तुम लोग मोटरिस्ट्स लंच 700 रुपये और कॉफी एक्स्ट्रा से झंझट कर रहे होगे, मैं बार में कुछ खा लूंगा। तुम जैसे मूर्ख ही इद ब्लू बोर, एक पारंपरिक पब या सराय का नाम है, को बदलकर ये ओल्ड स्टक पिग्गे फॉर डेंटिटीज बना देते हो। ओल्ड स्टक पिग्गे फॉर डेंटिटीज दरअसल एक व्यंग्यात्मक नाम है। यह पुरानी इंग्लिश शैली के टी शॉप या इन, छोटा रेस्तरां, सराय
पर तंज कसने के लिए कहा गया है, वह कार से भारी कदमों से उतरा। भैरवनाथ मुखर्जी के लिए दरवाजा तो खोला, लेकिन उसे थामने की जहमत नहीं ली। उसका मालिक उसकी तरफ तिरस्कार से देखता रहा। मूर्ख, उसने कहा, यही समस्या है लुग के साथ। उसमें हमेशा उसके पुराने विश्वासों की हिम्मत होती है। कभी ये एक बहुत होनहार चोर था, जान लो। चलो अब अंदर चलकर देखें कि यह ब्रुअरी क्या परोसती है। प्रतीक भाई ने उस दुबले पतले, थोड़े नाकाम से दिखने वाले शख्स का पीछा किया, जो 2 सीढ़ियां उतरकर ठंडी ईंटों वाली फर्श से बने डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। इस जगह को एक भले लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं दिखने वाले प्रबंधन ने जैकोबियन युग से भी ज्यादा जैकोबियन बनाने की कोशिश की थी। छत को संभालने वाले भारी नक्काशीदार ओक की बीमों को इतना वार्निश किया गया था कि वे अब एबोनी जैसी काली चमक लिए थीं, और कमरे के एक सिरे पर खुला चूल्हा जंग लगे रोटी सरी और फायर डॉग्स से भरा पड़ा था, इतनी मात्रा में कि शायद असली मालिक भी हैरान हो जाते। वो कोना अच्छा लग रहा है थोड़ी देर बैठने के लिए, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, एक ऐसे टेबल की ओर इशारा करते हुए जो बाकी ग्राहकों से थोड़ी दूरी पर एक अलकोव में था। जैसे ही प्रतीक भाई बैठा, उसने थोड़ा सतर्क होकर चारों ओर देखा। वह किसी पुराने परिचित से मिलने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने भी चारों ओर देखा, लेकिन उसके देखने की वजह कुछ और थी। पर जो कुछ गिने चुने लोग अब भी लंच कर रहे थे, वे ज्यादातर खुशमिजाज, सुस्त से लोग थे, जिन्हें द ईस्ट एंग्लियन अखबार और अपने खाने में पड़ोसियों से ज्यादा दिलचस्पी थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने भौहें सिकोड़ी। काश मुझे पता होता, उन्होंने कहा, कि वे अपना गंदा काम करने के लिए किसे चुनेंगे। प्रतीक भाई आगे झुका। जो भी संदिग्ध आदमी इधर उधर घूमता दिखे, उस पर तो शक की गुंजाइश बनती ही है। उसने धीरे से कहा, यहां के स्थानीय लोग ज्यादातर शिकार या चोरी छिपे मछली पकड़ने से आगे नहीं जाते। उसके बगल में बैठा वह पीला नौजवान मुस्कुराया नहीं। मुझे पता है, उसने कहा, यही तो परेशानी है। मेरा अंदाजा है कि हमारे लालची दोस्त मुझे इतना अहम समझेंगे कि मेरे खिलाफ किसी बाहरी आदमी को इस्तेमाल करेंगे। डर है कि कहीं वो कोई नौसिखिया न हो, और नौसिखिए अक्सर बेतुके होते हैं, तो कुछ भी तय नहीं। सुनो प्रतीक भाई, वह धीरे से बोला, एक निजी सवाल है। तुम्हारी आंटी दमयंती बेन, मतलब क्या वो जे अमित भाई शाह की पत्नी जैसी है? मेरा मतलब, क्या तुम्हें लगता है उन्हें कोई चिकनी चुपड़ी बातों से बहका सकता है? प्रतीक भाई ने भौहें सिकोड़ी। मेरी आंटी दमयंती बेन, उसने धीमे स्वर में कहा, खुद को किसी तरह की वृद्धारी कन्या समझती है। जब से अंकल जय अमित भाई शाह की मौत हुई, वो कप हाउस जो एस्टेट में है में रहने लगी, और जब से पिताजी विधुर हुए हैं, उन्होंने जैसे पूरे घर का नियंत्रण अपने ऊपर ले लिया है। पारुल पटेल को उनके साथ बड़ी मुश्किल होती है, मुझे लगता है। पारुल पटेल? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पूछा। मेरी बहन पारुल पटेल, प्रतीक भाई ने समझाया, बेहद शानदार इंसान है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने यह बात मन ही मन नोट कर ली। अब तुम्हारी आंटी पर वापस आते हैं, उन्होंने कहा। माफ करना बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन क्या वह पगली तो नहीं है? प्रतीक भाई मुस्कुराया। मानसिक अस्पताल लायक नहीं, उसने कहा, पर वह एक मूर्ख, थोड़ी घमंडी औरत है, जो सोचती हैं कि उनके पास एक दिल है, और उन्होंने उस मेड ऑफ द कप वाले मामले से खुद का नाम बना लिया है। उनके पहले तक ये रस्म लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्होंने रिकॉर्ड्स में ढूंढ ढूंढ कर अपने अधिकारों का दावा किया। बहुत जिद्दी किस्म की हैं, और पिताजी उन्हें चुप कराने के लिए ही शायद झेलते हैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने संदेह से सिर हिलाया। ये मेड ऑफ द कप का चक्कर क्या है? उन्होंने कहा। मैंने तो कभी नहीं सुना। प्रतीक भाई ने थोड़ी देर सोचा। ओह, ये काफी सीधा सा है, उसने आखिरकार कहा। मध्य युग में जब मर्द लोग युद्ध पर जाते थे, तो घर की सबसे बड़ी बेटी को कुंवारी रहना होता था, और उसे कप हाउस में बंद रहकर उस पवित्र वस्तु की देखभाल करनी होती थी। जाहिर है, जब समय शांत हुआ तो ये परंपरा भी गायब हो गई, लेकिन आंटी दमयंती बेन ने विधवा होते ही उसे फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने बाकायदा उस उपाधि को अपना लिया। पिताजी को गुस्सा आया था, लेकिन ऐसे इंसान को रोका नहीं जा सकता। नहीं ही,
मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले, कोई और अजीब आदतें? खैर, वो थोड़ी अलौकिक प्लस न्यू आर्ट किस्म की सोच से ग्रस्त रही है, कम से कम जब मैं गया था तब तक। प्रतीक भाई ने लापरवाही से कहा, अजीब कपड़े पहनती हैं और रात में तारों से बात करती हुई जंगल में भटकती रहती हैं और शिकार का पीछा भंग करती हैं। बिल्कुल हानिरहित है, लेकिन काफी मूर्खतापूर्ण। मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें कुछ संदेहास्पद कहे तो वो उससे ज्यादा कुछ करेंगी, बस चीखेंगी और बात खत्म। एक बूढ़ा वेटर उन्हें लेट लंच वालों के लिए नियत ठंडा रोस्ट चिकन और अचार लाया और फिर घिसटते हुए चला गया। प्रतीक भाई और बातें बताने के मूड में लग रहा था। मुझे पिताजी से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने कहा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं घर से क्यों गया था? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी पहले से भी ज्यादा अनजान सा दिखा। नहीं, उसने कहा। तुम्हारा बॉम्बे में किसी से झगड़ा हो गया था? नहीं, मैंने कैम्ब्रिज में शादी कर ली थी, प्रतीक भाई ने कड़वाहट से कहा। वही पुरानी कहानी, समझ ही जाओ। वह बहुत आकर्षक थी, यूनिवर्सिटी की ही एक परछाई। ऐसी बहुत होती हैं शायद। मैंने पिताजी को फोन पर बताया। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी पॉकेट मनी आधी कर दी तो। उसने कंधे उचकाए। वो चली गई वापस बॉम्बे। उसने थोड़ी देर रुककर संकोच से कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं ये सब बता रहा हूं, है ना? लेकिन अब जब तुम इस सब में शामिल हो गए हो तो मुझे लगा कि सब कुछ बता देना चाहिए। खैर, मैं वापस सैंक्चुअरी आया और स्वदेश चंद्र, पिताजी का सॉलिसिटर, कानूनी तौर पर अलगाव की औपचारिकताएं पूरी कर रहा था। तभी मुझे उसका एक खत मिला। वह बीमार थी और बॉम्बे में बहुत ही बुरी हालत में थी। पिताजी बेहद नाराज थे, लेकिन मैं वहां गया और उसकी देखभाल की, अपना फ्लैट बेचकर और भी बहुत कुछ करके, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उस समय बहुत गंदा झगड़ा हुआ और मैं फिर कभी वापस नहीं गया। स्वदेश चंद्र ने कई बार पिताजी के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे मिला नहीं। थोड़ी निराशाजनक सी कहानी है, मुझे पता है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि ऐसा कैसे हुआ। औरतें हमेशा सब गड़बड़ कर देती हैं। उसने थोड़ी झिझक से जोड़ा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचा। ओह, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा और फिर चुप हो गए। वे बातचीत में इतने मग्न थे कि उन्हें कमरे के दूर सिरे पर हुई हलचल का कोई ध्यान नहीं रहा। जब एक महिला भीतर आई और एक दो परिचितों का अभिवादन करती हुई अपने टेबल की ओर बढ़ी, केवल जब उसकी ऊंची तीखी आवाज ने कमरे की धीमी बातचीत को पूरी तरह दबा दिया, तब उन दोनों युवकों ने, जो एकांत कोने में बैठे थे, उसकी ओर ध्यान दिया। वह एक ऐसा व्यक्तित्व थी जो जमींदार वर्ग में आम पाया जाता है, लेकिन शुक्र है कि बाकी जगहों पर बहुत दुर्लभ होता है। बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई उसका रूप थोड़ा मर्दाना था, चौड़े सपाट कंधे और पतली कमर। उसके बाल उसके मर्दाना हैट के नीचे छोटे कटे हुए थे। उसका सूट एकदम सलीके से सिला हुआ था और उसकी ब्लाउज की कॉलर गले से कसकर लगी थी। वह कमरे में शोर मचाते हुए दाखिल हुई और ऐसे बैठी कि उसका चेहरा उनकी ओर था। उसका चेहरा आकर्षक था, लेकिन उसे खूबसूरत कहना बेमानी होता। वह बहुत पीली थी, उसकी नाक उभरी हुई और आंखें सख्त, पास पास लगी हुई नीली स्लेटी बेहद तेज थीं। उसने दस्तानों, स्कार्फ और कागजों का एक बेतरतीब ढेर सामने की कुर्सी पर फेंका और ऊंची आवाज में वेटर को बुलाया। यह स्पष्ट था कि वह एक प्रभावशाली हस्ती थी और वह अस्पष्ट सी बेचैनी जो आमतौर पर किसी नामी शख्स के कमरे में होने से फैल जाती है, इस नीरस डाइनिंग रूम में भी महसूस होने लगी। प्रतीक भाई ने तेजी से चेहरा फेर लिया। हे भगवान, उसने कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने भौहें उठाईं। ये अभद्र महिला कौन है? उन्होंने सहज लहजे में पूछा। प्रतीक भाई ने आवाज नीची कर ली। मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय, वह बड़बड़ाया। जरूर सुना होगा तुमने। उसके पास दार्जिलिंग में रेसिंग स्टेबल है। ऐसी औरत जो पर्सनैलिटी के नाम पर तबाही है, और वो मुझे जानती भी है। यार, क्या तुम मेरे सामने थोड़ा खिसक सकते हो? उसकी निगाह बाज जैसी है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे उठकर बाहर जाने लगे तो रास्ता उन्हें ठीक उसके टेबल के सामने से होकर ले गया। प्रतीक भाई तेज था, लेकिन उतना तेज नहीं। प्रतीक भाई पटेल, उसका नाम इतनी जोर से पुकारा गया
कि प्रतीक भाई को लगा जैसे पूरा शहर सुन रहा हो। उस महिला ने लड़के की कोट की बांह पकड़कर ऐसे खींचा जैसे उसकी कलाई इस्पात की हो। तो तुम वापस आ गए? हां, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने पिताजी से फिर मेल मिलाप कर लिया है। यह निजी जानकारी भी पूरे कमरे में चिल्लाकर दी गई। यह कब हुआ? उसने मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को जानबूझकर अनदेखा किया, जो कि ऐसे लोगों की पहचान है। वे कुछ पल तक बेकार खड़े रहे, फिर धीरे धीरे गलियारे की ओर खिसक गए। असहाय छोड़ दिए गए, प्रतीक भाई ने अपनी पकड़ में आई इस औरत का सामना किया और बहाने बनाने की कोशिश की। उसे पूरी तरह एहसास था कि कमरे की हर कान उसकी प्रतिक्रिया सुनने को उत्सुक है। पटेल उस क्षेत्र में एक मशहूर नाम था। मिसेज रहीमतुल्ला चिनोई को भी इसका पता था और वह अपने दर्शकों को लेकर न केवल सजग थी बल्कि उनमें एक प्रकार का उपहास भी था। मैं अभी टॉवर से ही आ रही हूं, उसने कहा। तुम्हारे पिताजी से 2 ईयरलिंग घोड़े खरीदना चाहती हूं। उसे रेस हॉर्सेस की क्या जरूरत है? मैंने उसे साफ कहा कि उसमें ठीक से ट्रेनिंग करने की अक्ल नहीं है और जो आदमी उसने रखा है वो तो पूरा मूर्ख है। तुम्हारी आंटी से भी मिली, वह बिना किसी प्रतिक्रिया की परवाह किए बोलती रही। वो हर दिन और भी बेवकूफ हो रही है। प्रतीक भाई ने घूंट लिया और कुछ अस्पष्ट से विदाई के शब्द बोले। मिसेज रहीमतुल्ला चिनॉय ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। अच्छा, अलविदा, फिर मिलेंगे। अपने पिताजी से कह देना कि मैं वो ईयरलिंग्स जरूर लूंगी, चाहे चुराकर क्यों न लेने पड़े। वो उन्हें ट्रेन करने के लायक नहीं है। लड़के ने नम्रता से थोड़ी घबराहट के साथ मुस्कुराया और मुड़ गया। सुना है तुम्हारी बीवी मर गई, बहुत अफसोस है, मिसेज रहीमतुल्ला चिनॉय ने पूरे संसार को सुनाने लायक आवाज में चिल्लाकर कहा। प्रतीक भाई भाग निकला। जब वह सराय की चौड़ी सीढ़ियों पर भैरवनाथ मुखर्जी से आ मिला तो उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। चलो यहां से निकलते हैं, उसने कहा। मुझे उस औरत से नफरत है। मैंने तो बस उसे गुजरते देखा था। बाकी गीत लागू नहीं होता, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मेरा ख्याल है ये उसकी कार होगी। उसने एक शानदार लाल और सफेद फरेजर नैश की ओर इशारा किया। अरे, लुग आ रहा है, किसी मिशन पर निकले आदमी की तरह लग रहा है। उसी वक्त मिस्टर लुग 4 पैनी बार के दरवाजे से प्रकट हुआ। उसका उदास चेहरा लगभग जीवंत लग रहा था। चलो बैठो, उसने भर्राई आवाज में कहा जब वह उनके पास पहुंचा। कुछ बताना है तुम्हें। जब तुम जेंटलमैन बनकर घूम रहे थे, मैं नजर रखे हुए था। बेंटले में एक बार फिर से सवार होने तक उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे शहर से निकलकर तेजी से बाहर की ओर बढ़े, वह पीछे की सीट से आगे झुका और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के कान में जोर से सांस लेते हुए बोला, बताओ तो जरा, तुम क्या सोचते हो मैं बार में किसे देखा? उसने बुदबुदाया। तुम्हारा कोई नीच दोस्त ही होगा, निस्संदेह, उसके मालिक ने कहा, जो सामने से आ रही एक लॉरी के आगे अचानक कट मारकर घुसी एक ट्रेड वैन से बचते हुए गाड़ी चला रहे थे। बिल्कुल सही, लुग ने भारी आवाज में कहा। वो था छोटा हामिद मुस्तफा शेख, सबसे गंदा, सबसे घटिया रेस गैंग का गुंडा, जिसे देखकर मैं कभी अपनी टोपी उतार चुका हूं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के कान खड़े हो गए। क्लेवर गैंग? उन्होंने कहा। वो किसी के साथ था? यही तो बताने जा रहा था, लुग ने उलाहना देते हुए कहा। तुम हमेशा जल्दी मचाते हो। कंपोनेंट प्लेसमेंट। वो एक अजीब आदमी से बात कर रहा था, दाढ़ी वाला, एक आर्टी किस्म का आदमी। मैं बताऊं क्या? वो मुझे उस ब्लूम्सबरी टोली एक प्रसिद्ध साहित्यिक और बौद्धिक समूह था जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लंदन के ब्लूम्सबरी नामक इलाके में सक्रिय था। इस समूह में लेखक, कलाकार, दार्शनिक और बुद्धिजीवी शामिल थे जो कला, साहित्य, समाज और राजनीति पर अपने उन्नत विचारों और प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। कि याद दिला रहा था जो फ्लैट पर आई थी, जमीन पर बैठ गई थी और मुझे किपर और कियांटी, किपर एक प्रकार की मछली होती है, आमतौर पर हेरिंग मछली को धूम्रपान, स्मोकिंग की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। कियांटी एक प्रकार की लाल वाइन है जो इटली के चियांटी क्षेत्र टस्कनी में बनाई जाती है। यह वाइन आमतौर पर संजियोवेजे अंगूर से बनाई जाती है। लाने भेज दिया था।
दोनों खिड़की के पास अकेले बैठे गप्पे मार रहे थे, एक के बाद एक बोले जा रहे थे। मेरे एक कान में ऊन का फाहा था, नहीं तो सब कुछ सुन लेता जो वो कह रहे थे। खैर, असली दिलचस्प बात वो नहीं है जहां हम लोग तस्वीर में आते हैं, वो ये है वो आर्टिस्ट और उसी जैसे कुछ और लोग द टॉवर सैंक्चुअरी में ठहरे हुए हैं। मैं जानता हूं क्योंकि बारमैन ने मुझे बताया जब मैं उन पर हंस रहा था। उसने कहा, लेडी रहीमतुल्ला चिनोय के दोस्त हैं। जैसे इससे सब कुछ खुद ब खुद साफ हो गया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की फीकी नीली आंखें उनके चश्मे के पीछे झिलमिलाईं। ये दिलचस्प है, उन्होंने कहा। और वो आदमी? हां, मिस्टर लुक बीच में बोल पड़ा। वो हामिद मुस्तफा शेख से बहुत गोपनीय बातें कर रहा था। मैं ऐसे बढ़िया पुलिस वालों को जानता हूं जो सिर्फ इस बात पर उसे गिरफ्तार कर लेते। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।